सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामलात जो है वो इस वक्त चल रहे हैं कि कहीं ये इल्ज़ाम तराशी हो रही है कि ब्रॉडशीट का मामला इस हुकूमत के मामलात में है, और जहां अजमत सईद साहब अगर इसकी तहकीकात करेंगे तो वो भी इस पूरे गोरख धंधे में हो जाएंगे। धमकियां तक लगा दी गई मरीम नवाज साहिबा की जानिब से। पर दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली में भी कब्ज़ा माफिया के हवाले से बात हुई, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म आज साहिवाल पहुंचे, वहां पर भी कब्ज़ा माफिया के हवाले से उन्होंने शाबाश वज़ीर आज़म को दी, और यह कहा गया कि खुद ये हुकूमत इस वक्त कब्ज़ा माफिया है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के हवाले से भी कल से करप्शन की बात हो रही है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात से सियासत में क्या कुछ आगे बढ़ रहा है, जिसके जो वादे थे क्या वो उन वादों पर अमल करती हुई नजर आ रही है या नहीं। दावा था अपोजिशन का कि वो इस हुकूमत को ख़त्म कर देंगे साल 2020 तक। 2020 भी गुजर गया, अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं उस डेडलाइन के, जो 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के लिए आई है। वज़ीर आज़म और जारहाना अंदाज में आगे आ रहे हैं। वज़ीर आज़म का वादा कि आवाम के लिए रिलीफ होगा, 2.5 साल गुजर गए, उनका दावा, उनका वादा वो भी वहीं तक महदूद है। आवाम रिलीफ के लिए अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये एक ऐसी हुकूमत है जिसके हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। और नवीद आपको दे दें कि 2 दिन बाद पेट्रोल में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। सूरत हाल यह है कि इस तमाम तर अमल में अवाम किधर है? अपोजिशन की नज़र में अवाम की क्या वक़्त है? हुकूमत की नज़र में अवाम की क्या औकात है? अवामी रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया है, ना ही बुनियादी तौर पर अपोजिशन के साथ उस तरह से हैं। हम कह सकते हैं कि कारकुनान हैं उनके साथ, उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं जो एहतजाज में हैं, जलसों में हैं, जुलूस में हैं, तहरीक में, लेकिन जिसे अवामी सैलाब कहते हैं वो अपोजिशन भी उस तरह से बाहर नहीं निकाल सकी है। हुकूमत अवामी रिलीफ नहीं कर रही है, तो उसके बावजूद अवाम क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं अपने हक के लिए? जिस तरह से हम देख रहे थे कि लाखों की तादाद में दिल्ली में किसानों ने मार्च अपने हक के लिए किया। सिर्फ एक सेगमेंट यानी कि किसान वहां उस तादाद में नजर आ रहे थे, पाकिस्तान में नहीं है। तो दोनों के दावे कि अवाम उनके साथ हैं, शायद ये दावे ही हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना एहसान साहब, पाकिस्तान नून के रहनुमा है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी हुकूमत कर क्या रही है आखिर। राना एहसान साहब, लेकिन अपोजिशन का दावा कि यह हुकूमत नाअहल है, यह हुकूमत करप्ट है, यह हुकूमत सिलेक्टेड है और इस हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है, और हम निकलेंगे तो हुकूमत ख़त्म कर देंगे। आपने हुकूमत क्या ख़त्म करना सर? आप सेलेक्टेड असम्बलियों के अब सेनेट के इंतखाबात में आ रहे हैं, आप उसी सिलेक्टेड असम्बलियों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा हो रहे हैं। तो सर, जलसों में कुछ और बताते हैं, हकीकत में आप भी कुछ और कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑपोजिशन जो होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हुकूमत की नाअहलियत करना। उसका काम होता है एज अ वॉच डॉग हुकूमत की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, सही रास्ता बताना और जो है अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो मैं समझता हूँ ये जो पीटीएम की तहरीक बनी, हमने इसके अंदर जो है फेजेस के अंदर हम निकले। पहले फेज के अंदर हमने अवाम को बताया कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, किस तरह ये जमहूरियत जो है एक अपाहज जमहूरियत है, और हम अपना केस अवाम के पास निकले और अवाम ने रिस्पॉन्ड किया और बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। अभी मैं आपके इंट्रो में सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि वहां इंडिया में जो है वो किसान बड़ी तादाद में निकले, तो यहां भी जो है वो टीचर्स निकले। उन्होंने अपने मफादात के लिए वो आए और उनको डंडे मारे गए, उनके ऊपर जो है वो जुल्म किया गया। फिर हमने देखा कि सरकारी मुलाजमीन निकले अपनी परेशानियों के साथ। फिर उसके बाद अब स्टूडेंट्स कुछ दिन पहले निकले हुए थे, उन पे भी जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ। तो यहाँ ये जो हमारी मईशत है इस मुल्क की, जो कि 6% से लगभग ग्रो कर रही थी 2018 में, ये पहले तो आई 1.9% पे, फिर उसके बाद ये गिर गई -0.4 के ऊपर। अब आईएमएफ कहता है ये 0.5% से ग्रो करेगी और अगले साल 1-1.5% होगी, शायद उससे अगले साल 2% हो। तो इन सब चीजों का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो कि 2.5% है, वो है, तो जब जीडीपी आपकी उससे नीचे होगी तो कोई नौकरियां नहीं निकलेंगी, किसी किस्म की एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, बल्कि बेरोजगारी फैलेगी, और जो फैल रही है। यही हम अवाम को गाइड कर रहे हैं कि इनके ये बस की बात नहीं है। इनको जो अदारे मिले
बकौल इनके वो कहते हैं बड़ी खस्ता हालत में थे, तो सर लेकिन वो तो इन्होंने इदारों को जहां वो कह रहे हैं कि खस्ता हालत में थे, इसीलिए ये सूरत हाल आपके दौर में हुई, तो अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस किस्म के IPPs के साथ मुआहदे आप करके गए, उसके खमियाजे आज तक भुगत रहे हैं। जिस तरह से मसनूई तरीके से डॉलर आपने रोका और उसके बाद एकदम डॉलर ने जिस तरह से प्रवास पकड़ी, उसके जिम्मेदार आप हैं। कहते हैं हमारे दौर में तो जितना डॉलर बढ़ना तो उसके बाद तो वो स्टेबल है, मतलब वो 152 से 162 के दरमियान वो कह रहे हैं हमारे दौर में तो ये चल रहा है। कहते हैं आपके दौर में आपके अपने शहर फैसलाबाद में लोगों ने बैनर तक लगाए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे हाल पर रहम कर दें। आज उसी फैसलाबाद में वो कह रहे हैं जनाब सनअती तरक्की हो रही है, टेक्सटाइल सेक्टर बेहतर हो रहा है। सर आप कह रहे हैं राना साहब के वो बेहतर मिले हैं इदारे। देखिए IPP के जो मुआहदे हुए, या वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए या मुशर्रफ के दौर में हुए, और आखिर में हमारे ये CPEC के रिलेटेड जो है वो मुआहदे हुए, जो हमने मुआहदे किए, जो हमने बिजली घर लगाए, वो LNG बेस्ड थे, वो कोल बेस्ड थे। तो उन्होंने एनर्जी मिक्स को सस्ता किया। तो हमने पाकिस्तान की एनर्जी मिक्स को ना सिर्फ सस्ता किया, हमने लाइन लॉसेस को कम किया, हमने कलेक्शन को बेहतर किया, और हमने यहां से अंधेरे इस मुल्क से निकाले। जहां तक डॉलर की बात आ गई, तो देखें हमारे टेन्योर में डॉलर स्टेबल रहा, और पहले 3 साल किसी किस्म का ट्रेड बैलेंस के ऊपर प्रेशर नहीं था, या करंट अकाउंट के ऊपर प्रेशर नहीं था। आखिरी 2 साल CPEC के प्रोजेक्ट्स की भरमार थी, जिसकी वजह से एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में। 11,000 मेगावाट के प्लांट्स लग रहे थे, ओवरऑल रोड नेटवर्क बेहतर हो रहा था, तो वो प्रेशर आया आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में। लेकिन जो यहां बॉटम लाइन है वो ये है कि IMF ने 2019 के अंदर जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दी थी पाकिस्तान के लिए, वो 6% थी। सही। इसका ये मतलब है कि इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो 6% पे पाकिस्तान की ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ये नाअहल हुकूमत लाई गई, सिलेक्टेड हुकूमत लाई गई, और इसने ओन नहीं किया। राना एहसान साहब, आप अच्छा इकोनॉमिकली सूरत हाल पर बात करते हैं, आपके वाले साहब भी चीज़ों पर काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन मैं इस पर कि हम थोड़ा पॉलिटिकली भी बात करें कि इस वक्त जो बार बार अदम एतमाद और एतमाद की फ़ज़ा बन रही है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अंदर मामलात जो हैं वो ख़राबी की सूरत में हो रहे हैं। सेनेट के लिए तैयारियाँ क्या, और इस पर बात करेंगे। फैसल चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर असम्बलियाँ। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। फैसल साहब, इस वक्त हुकूमती रिलीफ की बात हो रही है। वज़ीर आज़म साहब ने आज शायद ये पहला मौका होगा कि तरक्याती बजट के हवाले से एक डिवीज़न में ही कोई अरबों रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है उन्होंने कि जनाब ये हो रहा है। लेकिन सर प्रैक्टिकली जो रिलीफ की सूरत है, जो तब्दीली की सूरत है चीमा साहब, वो कहाँ है कि वो आवाम जो आपको तब्दीली के लिए लेकर आई वो इंतज़ार में है, चाहे वो गुजरांवाला की हो, फैसलाबाद की हो या कराची की हो, वो मुंतज़िर हैं कि सर वो चीज़ें कुछ ठीक हो जाएं, कुछ सस्ती हो जाएं, आम आदमी के लिए मामलात बेहतर हो जाएं। आप सर्कुलर डेट की बताते हैं, आप फिस्कल सूरत हाल बताते हैं, आप ग्रोथ रेट बताते हैं, ये सारी चीज़ें आम आदमी की समझ में नहीं आता। सर जो एक गुजरांवाला का एक आम मजदूर आदमी है वो नहीं समझ रहा, फैसलाबाद का मजदूर है उसको नहीं समझ आती, उसको सस्ता आटा, सस्ता चीनी, सस्ता बिजली, सस्ता पेट्रोल मिलना है, वो कब मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, मैं बड़े सादा अल्फाज में आपसे बात करूंगा, मैं कोई उसमें वो टेक्निकल जी भाई, ये बहुत अच्छी बात है चीमा साहब कि सादा लोग सादा जबान में समझ पाएं। सर हाँ देखें, मेरा खुद ताल्लुक रूरल एरिया से, और ये सवाल जो है ये लोग हमारे से भी करते हैं, और यकीन करें कि जब भी जिधर भी जाते हैं सबसे पहला सवाल यही होता है जी कि महंगाई। बाकी सारी चीज़ें लोग कहते हैं जी कि हमें इस चीज़ के ऊपर 100% यकीन है कि हमारी क़यादत जो है वो ईमानदार क़यादत है, वो मुल्क के लिए सब कुछ करना चाह रही है। लेकिन महंगाई, अब देखें जो चीनी वाला इशू बना, आटा वाला इशू बना, चीनी में अब पहली दफ़ा आपके ऑर्डिनेंस बनने जा रहे हैं जो आपकी शुगर मिल्स को और इन चीज़ों को बाउंड करेंगे, क्योंकि ये सारा आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ये एक स्टॉकिस्ट का एक माफिया था जिसने ये सारा पकड़ के इस सारी चीज़ को तहस नहस कर दिया। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये चीज़ें, प्राइस भी कंट्रोल होगी, महंगाई भी कंट्रोल होगी इंशाल्लाह ताला। और इस तरह जैसे आपने अभी फरमाया कि पैकेज के ऐलान हो रहे हैं, देखें पिछला, अब आम बंदा भी ये समझता है कि पिछला पूरा 1 साल, ऑलमोस्ट साल होने वाला है, कोरोना की वजह से हर चीज़ तबाह हो गई, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की मईशत जो है उसने सफ़र किया है। और अब आपकी एक डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही है, और सिर्फ एक डिवीजन में नहीं है, सरगोदा डिवीजन से मेरा ताल्लुक है, और इसमें ठीक ठाक पैसा और बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपकी एक पूरे मुआशरे में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मजदूर से लेकर, मिस्त्री से लेकर, चाय वाला,
ट्रक वाला, उसके टायर बदलने वाला, यानी इस एक पूरे को 50 तबके हैं जो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस साल में आपको पूरी एक एक्टिविटी नजर आएगी। और इंशाल्लाह देखें, मैं खुद एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। आपकी महंगाई को कंट्रोल, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, किसी मुल्क में रेशो ज्यादा होती है, किसी मुल्क में रेशो कम होती है, लेकिन उसमें ये किया जाता है कि इकोनॉमिक्स का असूल है कि आप सोर्स ऑफ इनकम्स को बढ़ाएं, अपने खर्चे कम करें, सोर्स ऑफ इनकम्स को बढ़ाएं। तो जब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी सोसाइटी में स्टार्ट होगी, उससे लोगों के सोर्सेज बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी सूरत हाल से ही महंगाई पे काबू भी पाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, लेकिन फैसल साहब, एक जो चीज़ यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये अब कब्ज़ा ग्रुपों से जनाब ये हो रहा है, नैब इतने पैसे वो कर रहा है, लोग ये देख रहे हैं कि ये कब्ज़ा ग्रुपों के ऊपर जिस किस्म का मामला हुआ, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो गुजरांवाला है, चाहे शेखुपुरा में बड़े सारे नाम हैं, मुस्लिम नून के भी सामने आ रहे थे और भी बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, ये कब्ज़ा माफिया से या कब्ज़ा छुड़ाने का प्रैक्टिकली लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा अवामी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ ज़मीनों पर काबिज थे, तो अब क्या होगा इसके बाद। ये नवीद सुनादी, आज शाबाश भी वज़ीर आला को दे दी गई, अवामी फ़ायदा क्या है इस सारे अमल के अंदर? देखें, बिल्कुल अवाम को क्यों नहीं फायदा होगा। देखें, ये एक हुकूमत की एक रिट कायम करना होता है, एक आपने मेरिट कायम करना है अपने हर इदारे में। हमारे सारे इदारे तबाह हुए पड़े थे। अब जब आपने इस तरह बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ना। देखें, इधर एक बात हम सोसाइटी में की जाती है कि जी बड़े लोगों को कोई नहीं पूछता, छोटा लोग बंदा बेचारा एक रोटी चोरी कर ले तो उसको जनाब सजाएं हो जाती हैं, ये वो सारा। ये एक मैसेज है और ये एक फैसल साहब वो तो कह रहे हैं इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो गुलाम दस्तगीर साहब के पेट्रोल पंप हों या वो उनके ज़मीनें हों मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की, या फिर वो खोखर बरादरान के पैलेस हों, तो वो कह रहे हैं कि ये तो इंतकाम है जो आप कर रहे हैं। देखें, ये जो भी हो रहा है, एंटी करप्शन है या नैब है, ये बहरहाल केसेस आपके अदालतों में जा रहे हैं और अदालत में जो बंदा प्रूफ कर रहा है कि ये मेरी फलां जगह से प्रॉपर्टी है, तो उसको उसमें से छोड़। कई लोग छूटे भी हैं, आपके सामने हैं, कई लोग छूटे हैं इसमें कि जी मेरा नहीं प्रूफ हुआ, जी ठीक है वाकई उनकी प्रॉपर्टी है, सोर्सेज बता दें कि ये कहाँ से प्रॉपर्टीज आई हैं, बिल्कुल अपना साबित करें, अदालत से रिलीफ लें, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। राना एहसान साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं नून लीग और कब्जा माफिया दोनों एक ही नाम है। वो कब्जा माफिया और बड़े बड़े नाम हैं सर, अभी जो पेट्रोल पंप गुजरांवाला में गिरे हैं वो अभी आपके सामने है, जो लाहौर में कार्रवाई हुई वो भी आपके सामने है, ज़रई ज़मीनों का एक बड़ा लंबा चौड़ा तफसील थी, 8 सोसाइटीज़ थी, एक शादी हॉल था, ये वो सारे कब्ज़ा माफिया के मामलात हैं जिसमें ताने बाने आपकी जमात के मेंबरान से जुड़ते हैं। एंटी करप्शन के केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो एंटी करप्शन जिन पर कार्रवाई कर रहे हैं वो सारे। तो ये सर पिछले 10 साल से हुकूमत में आपकी जमात कब्जे कर रही थी क्या? देखिए, ये पहली बात तो ये कि मुझे इन स्पेसिफिक केसेस का नहीं पता और मैं किसी भी कब्जा माफिया का हमायत कभी भी नहीं करूंगा और ना हमारी जमात करती है। लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ जो लाहौर के अंदर इन्होंने कार्रवाई की, उनको कोर्ट से रिलीफ मिली हुई थी और कोर्ट के ऑर्डर्स को हुकूमत ने वायलेट करके जो है वो ज्यादती की और कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया। तो मैं तो समझता हूं अकाउंटेबिलिटी ऑल अक्रॉस होनी चाहिए, लेकिन यहां जो पिछले 2.5 सालों में नजर आया है वो यही नजर आया है कि अकाउंटेबिलिटी की धज्जियां उलाट दी गई हैं। और ये हम नहीं कहते, ये मुख्तलिफ जस्टिसेस की रिपोर्ट्स कहती हैं कि नैब को किस तरीके से यूज किया गया और इनकी जो एंटी करप्शन की ड्राइव है वो जहां जहां हमारे जलसे चलते हैं वहां वहां एंटी करप्शन की ड्राइव चलती है। तो इससे तो एक ही चीज साबित होती है कि जहां ऑपोजिशन की एक्टिविटी होती है उसको रोकने के लिए, उसको मध्यम करने के लिए ये जो है वहां कार्रवाई, एंटी करप्शन हो या नैब हो, वहां कार्रवाई शुरू कर देती है। तो ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जिम्मे में ही आती है। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी नजर आती हो ऑल अक्रॉस, ये मेट्रो के ऊपर अकाउंटेबिलिटी करते, ये बिलियन ट्री सुनामी जहां करप्शन की भरी हुई दास्तान है वहां अकाउंटेबिलिटी करते, जो उनके मावन थे, एडवाइजर थे सीएम के केपीके के, उनकी ऑडियो लीक हुई उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती, चीनी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती, आटा चोरी पे होती, मेडिसिन चोरी पे होती, तो लोग शायद मान लेते कि ये अकाउंटिंग है। अभी तो इन्होंने हमें इल्जामात दिए कि हम मॉडल टाउन के कातिल हैं, लेकिन 2.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। प्रोसिक्यूशन इनके पास है, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट ये करते हैं, लॉ मिनिस्ट्री इनके पास है। तो ये सारा जो नारा कीचड़ उछालने का है, ये हुकूमत 2.5 साल तो इन्होंने अवाम का पेट ये कीचड़ उछालने से और इल्जामात से निकाल दिया है, इसी से ही चला लिया है। बाकी 2.5 साल भी अगर ये काम करेंगे तो लोग जो है इनके फ्रॉड में नहीं आएंगे अगली दफा, क्योंकि अवाम को। अच्छा राना साहब, ये तो फिर इल्जामात है। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात मैं कर लें कि अब
तैयारी हुकूमत गिराने की हो रही है या सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने की हो रही है नून लीग की, पीडीएम की? देखिए, सेनेट के अंदर तो हम मुकम्मल तौर पे पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह इनको 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में नहीं लेने देंगे ऑपोजिशन मिलके। लेकिन आप ये देखें कि जिस चीज को इमरान खान करप्शन कहता था, उसने सेनेट के इलेक्शन से पहले बड़ी हद दर्मी के साथ अनाउंसमेंट कर दी कि 50 करोड़ रुपए के बजट मिलेंगे एमएनएस को, जो अगले साल हम जारी करेंगे। तो ये जो है वो पहली बोली तो इमरान खान ने लगा दी अपने एमएनएस को जो है कंट्रोल में लेने के लिए। तो ये तो इनकी अपनी परेशानी के हालात हैं सेनेट के इलेक्शन के ऊपर। इंशाल्लाह ताला ऑपोजिशन एक अच्छा जो है वो प्ले करेगी सेनेट इलेक्शन के अंदर और अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं डिलीवरी दी अवाम को और उसी बेसिस के ऊपर ऑपोजिशन के साथ राना साहब, मैं मुझसे ये कहूं कि अब आप हार मान चुके हैं, हुकूमत नहीं गिरा सकते, अब इलेक्शन लड़के फिर इसी प्रोसेस के साथ ही हुकूमत का मुकाबला करेंगे आप? कतई नहीं। देखिए, हमारा सेनेट के इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला अभी भी हमारा लॉन्ग मार्च का जो कार्ड है वो भी अंडर डिस्कशन है। हमारा इस्तीफों का जो कार्ड है वो डिले जरूर हुआ है, लेकिन वो भी अंडर डिस्कशन है। और पीडीएम का भी इजलास होना है पहले हफ्ते में फरवरी के अंदर, जहां लाएअमल आगे का तय होगा। सही, ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। फैसल चीमा साहब, सर 50 करोड़ रुपए की कह रहे हैं कि एमपीएस एमएनएस अब रिश्वत हो गई है, क्योंकि ये बड़ी बंदर बांट होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है और चल रहा होता है पैसा, आपको भी पता है असम्बलीज के अंदर। तो उससे अब मामलात बेहतर हो जाएंगे, या फिर जो आपकी अपनी असम्बली पंजाब के अंदर इस वक्त को 15-20 लोग वैसे वज़ीर आला से नाराज़ घूम रहे हैं, तो उनको मनाने की ये कोशिश है कि किसी तरह से बचा लिया जाए वज़ीर आला और किसी तरह से बचा ली जाए सेनेट के मामलात आपकी हुकूमत के? नहीं, पहले ही नंबर पे तो बात यह है कि ये जो फंड्स देने की बात कर रहे हैं, हर दौर में फंड्स दिए गए हैं। एमएनएस की, एमपीएस की डिमांड होती है कि हमें फंड दें। देखें, हम लोग इलेक्शन लड़के आए होते हैं, हम लोगों ने वादे किए होते हैं, किसी की सड़क बनने वाली होती है, किसी की बिजली लगने वाली होती है, 100 मामलात होते हैं। वो पहले भी सारी जब का पाकिस्तान बना है, सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, फंड्स भी मिल रहे हैं। और फंड्स कोई सेनेट की वजह से नहीं मिल रहे हैं, फंड्स इसलिए मिल रहे हैं पूरे 1 साल से ये कोरोना की वजह से कोई फंड नहीं मिला, इसलिए हर एमपी और एमएनए की फैसल साहब, मैं थोड़ा सा ये भी आप क्योंकि मेंबर असेंबली हैं, थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये फंड्स को डायरेक्ट फंड्स हैं जिसकी मद में ये मिलना है, या फिर ये किसी जो स्कीम्स हैं उनके तहत ये है? ये क्या तरीकाकार है, कुछ आपको मालूम भी हुआ है, ये सिर्फ अभी ऐलान ही है? मैं बताता हूँ जी, डायरेक्ट फंड्स एमएनए एमपीएस को कभी भी नहीं दिए गए। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि ये अपने हलके में एक सड़क मेरे हलके की टूटी हुई है, तो मैं जाके वज़ीर आला साहब से कहूंगा जी कि ये फलां सड़क है, वो कहेंगे जी कि मुझे लिख के दे दे, हम वो उन जी। फैसल चीमा साहब से हम बात कर रहे थे। फैसल साहब, जी चीमा साहब, तो मैं कह रहा हूं कि वो उसमें कोई डायरेक्ट फंड्स वाला इशू नहीं होता। उसमें ये होता है कि वो सड़क जो है वो सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट को जाती है, सीएनडब्ल्यू उसकी एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन करता है, टीएस बनते हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, और उसके बाद वो सड़क अगर फंड्स अवेलेबल हो तो शुरू कर दी जाती है। ये कोई फंड से ये मुराद नहीं लेनी चाहिए कि अगर जी 50 करोड़ है तो उन्होंने जाके गए हैं एमएनए साहब तो उन्होंने उनकी जेब में डाल दिए हैं, ऐसा कतई नहीं होता। ये जो लोग भी असेंबलीज में बैठे हैं उनको हर किसी को इस चीज का पता है, तो इस चीज को ऐसे खामखा कोई गलत रंग नहीं देना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो आप बात कर रहे थे को 15-20 लोगों के नाराज होने की, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद पंजाब असेंबली का मेंबर हूँ, कोई नाराजगी नहीं है। छोटे मोटे हर किसी शख्स के गिले शिकवे होते हैं कि जी मेरा फलां काम नहीं हुआ, मेरा फलां नहीं हुआ, और वो वज़ीर आला साहब ने, मैं समझता हूँ वज़ीर आला पंजाब इस वक्त जितने अच्छे तरीके से असेंबली को और अपनी पार्लियामानी पार्टी को लेके सरदार उस्मान बुज़दार साहब चल रहे हैं, मेरा ये चौथा टर्नओवर है, मैंने इस तरह किसी वज़ीर आला को चलते नहीं देखा। वो हर किसी के लिए अवेलेबल है, हर किसी की बात सुनते हैं, हर सही। इतने वज़ीर आला को जो आज जितनी शाबाश मिली है सेनेट इलेक्शन तक, वो अपने मेंबरान को किस तरह से साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि उस वक्त रिजल्ट वज़ीर आज़म के सामने क्या आते हैं सेनेट में, ये बड़ा अहम मामला है। बहुत शुक्रिया फैसल चीमा साहब आपका, पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद थे, और राना एहसान साहब मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों में आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी कि एक 5 साल का बच्चा
लैंड क्रूजर गाड़ी चला रहा है। इतनी बड़ी गाड़ी वो कैसे चला रहा है? बहुत सी चमगोइयाँ हुई, लेकिन अब आपको बताएं कि इस बात की खोज हो गई कि ये बच्चा कौन है, किसका बेटा है, कैसे ये गाड़ी लेकर निकला है। मुल्तान के ब्यूरो हेड जावेद अंबर इस बारे में हमें आगाह करेंगे। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। ये बच्चा कौन है और ये कैसे ये इतनी बड़ी गाड़ी अकेले लेकर निकला है, और वो भी मेन रोड के ऊपर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोसन रोड पर, और इस नन्हे ड्राइवर के बारे में आपको बताऊं तो ये चंद दिन पहले जो ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें ये बच्चा लैंड क्रूज़र गाड़ी लेकर बोसन रोड, जो मुल्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन रोड है, वहाँ पर ये गाड़ी चला रहा था। उसके बाद ये वीडियो जो है वायरल हुई थी, और इस सवाल बड़ी चमगोइयाँ हो रही थी कि ये बच्चा कौन है, किस तरह गाड़ी लेकर निकला है। तो इस हवाले से इस बच्चे का जो हमने पता चलाया है, तो ये MPA 269 मुजफ्फरगढ़ से हैं, अजहर हुसैन चांडिया साहब उनके पोते हैं, और इनके वालिद साहब जो हैं मज़हर अब्बास चांडिया साहब हैं, जो कल वहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास पेश हुए थे बच्चे के हमरा, और उन्होंने बयान अल्फी भी दिया था कि उनकी लाइल्मी के बायस ही बच्चा जो है गाड़ी लेकर निकला था। इस वक्त मेरे साथ जो है नन्हा ड्राइवर फहद मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फहद, आप कैसे गाड़ी लेके निकले थे? तो बाबा मुल्तान कोठी में सोया पड़ा था, तो मुझे आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने चाबी उठाई और गाड़ी में बैठा, छलांग मार के वहाँ सदन वाले बाईपास पे गया, वहाँ भी नहीं थी। फिर मैं आगे 9 नंबर पे गया, वहाँ से भी नहीं थी। फिर मैं आगे फ्लाईओवर पे हो के फिर लूट न लिया, वहाँ पे भी नहीं थी। मैं होता फिर सदन वाला बाईपास से कोठी में जा रहा था। फिर सदन वाला बाईपास गया तो बाबा ने मेरे से गाड़ी ले ली बस। अच्छा, आपको डर नहीं लगा इतनी बड़ी गाड़ी लेके आप निकले? नहीं, पहले आप गाड़ी चलाते? हाँ। अच्छा, ये बताएं कैसे गाड़ी सीखी आपने? ड्राइवर से। किससे? ड्राइवरों से गाड़ी सीखी है। तो कब से चला रहे हैं गाड़ी? 1 साल से। अच्छा, 1 साल से। तो मुल्तान में ये बताइएगा कि पहली दफ़ा चलाई, और वहाँ जो आपका घर मुजफ्फरगढ़ में, तो वहाँ पे चलाते हैं? मुजफ्फरगढ़ में नहीं। कहाँ पे चलाते हैं गाड़ी? पहले वहाँ बस के चलाता था। गाड़ी चलाते हैं। तो ये बताएं, आप जो गाड़ी लेके निकले हैं, तो क्या इतनी बड़ी गाड़ी है? तो आपको जावेद, अब ये इनके वालिद फील साहब हुआ ने जो कि बयान हल्फी जमा करवाया है अब कि बच्चा दोबारा से इस किस्म की कोई हरकत न करे, जो इसके लिए भी नुकसानदेह ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है, और खुदा न खास्ता किसी के लिए भी नुकसान देना हो, तो अब ये बच्चा बाज रहेगा कि गाड़ी दोबारा से नहीं चलाएंगे? जिम्मेदारान हैं वालिदैन के दोबारा इस किस्म की हरकत ये बच्चा ना करे। जी बिल्कुल, इनके वालिद साहब मज़हर अब्बास चांडिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मज़हर साहब, बताइएगा, ये बच्चे गाड़ी लेके निकला था, तो क्या आपको मालूम नहीं था? नहीं सर, ये मेरी लाइल्मी से हुआ है। मैं सोया हुआ था, तो चाबी जो है ना ये बेड पे पड़ी हुई थी साथ, तो इसने चाबी उठाई और गाड़ी लेके चला गया। तो जैसे मैं उठा हूँ तो चाबी नहीं थी। फिर मैंने फात का पता किया, तो ऊपर चला गया हूँ ड्राइवरों के पास, उनका इधर भी नहीं है। तो हमने गाड़ी चेक की है तो गाड़ी नहीं थी। तो दूसरी गाड़ी पे ड्राइवरों के साथ मैंने इसका पीछा किया है। तो जैसे मैं सैदम वाले बाईपास पे पहुँचा हूँ तो ये वापसी गाड़ी लेके आ रहा था, तो इसको मैंने रोका है और इसको डांटा भी है। मैंने कहा बेटा ऐसी हरकत आपने क्यों की है? तो ये कह रहा था बाबा बस मेरा आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था। तो मैं यहाँ से सैदम वाले बाईपास पे गया हूँ, वहाँ भी आइसक्रीम नहीं थी, फिर 9 नंबर वहाँ भी नहीं थी, फिर आगे जावेद अंबर हमें आगाह कर रहे थे। ये एक ड्राइवर पिछले दिनों में बहुत वायरल हुई इसकी वीडियो, लेकिन अब खोज लग गया, सुराग लग गया कि बच्चा कौन है। लेकिन इस किस्म की हरकत वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो उनके बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, किसी और की जान के लिए भी ख़तरा हो सकता है इस किस्म का अमल, और यकीनी तौर पर यह कानून की खिलाफ वर्जी भी सरीहन है। बहुत शुक्रिया जावेद, हमें आगाह कर रहे थे। कराची से 2 बड़ी खबरें हैं। एक पहली खबर आज एक और खुशी की, कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी की आज शादी होने जा रही है, और बारात इस वक्त लाहौर से महमूद चौधरी की वो पहुँच चुकी है। सलाहुद्दीन अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं आज बख्तावर भुट्टो की शादी के?
जी बिल्कुल, जो है आज बिलावल हाउस में खुशियों का समा है। बिलावल हाउस को सजा दिया गया है और जो बिलावल हाउस का लान है वहाँ पर आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी की जो बड़ी साहबजादी है बख्तावर भुट्टो ज़रदारी, उनके आज निकाह की तकरीब होगी। इस हवाले से जो है बारात महमूद चौधरी जो दूल्हा है वो पहुँच चुके हैं बारात लेकर, और लाहौर का जो मशहूर बैंड है उसको भी साथ लाया गया है। और जो है यहाँ पर अभी निकाह की कुछ देर में जो है तकरीब मुनक्किद होगी। बिलावल हाउस के अंदर ये तकरीब होने जा रही है और ये जो है खुशियों का समा है बिलावल हाउस के अंदर। और जो है मौलवी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाना है, और बारात जो है तकरीबन 20 से ज़ायद गाड़ियों के अंदर यहाँ पर आई है। और जो है दूल्हा है महमूद चौधरी वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है, और अभी कुछ देर बाद जो है यहाँ पर निकाह की तकरीब जो है वो मुनक्कद होगी। और जो है दीगर मेहमानों की आमद का अभी भी सिलसिला जारी है। यहाँ पर ठीक है, सलाउद्दीन अली हमें आगाह कर रहे थे कि बख्तावर भुट्टो की बारात जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। महमूद चौधरी अपनी बारात लेकर पहुँचे हैं और आज बिलावल हाउस में खुशियों का समा हमें नज़र आ रहा है। मुबारकबाद हम भी पेश करते हैं बोलीव्स की जानिब से, अपनी टीम की जानिब से, कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी की आज शादी होने जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और कराची से बहुत ही अच्छी खबर है जो पूरे पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट शायकीन के लिए ज़बरदस्त है। 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त इस टेस्ट मैच में हुई हैं कि पाकिस्तान ने 7 साल के बाद साउथ अफ्रीका को हराया है और पाकिस्तान ने फतह हासिल की है। टेस्ट में पाकिस्तान ने 7 साल के साथ साथ 7 विकेटों से भी फतह हासिल किया। यासिर शाह और नोमान जिन्होंने अपने डेब्यू किया है उन्होंने भी 7 विकेटें हासिल की हैं। तो ये 7 का फिगर आज के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत चुका है और पहले ही टेस्ट में बाबर आजम, अजहर अली जिन्होंने आगाज़ में कुछ स्टे करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग के हीरो फवाद आलम हुए जो 10 साल के अपने करियर में 30 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। तवील अरसे तक वो पाकिस्तानी टीम से दूर रहे, उनको दूर रखा गया, और अब जब वो वापस आए तो उन्होंने आकर वो साबित भी किया कि उनकी सिलेक्शन बिल्कुल 110% ठीक थी। 109 उन्होंने स्कोर भी किया, और नोमान के हवाले से कि ज़बरदस्त बॉलिंग की और पहले ही मैच में उन्होंने 7 विकेटें हासिल कर ली हैं अपने डेब्यू में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान में टेस्ट हो, बड़ी टीम्स आएँ, ये बड़े आप पाकिस्तान के एक खुशकिस्मती है कि एक तवील अरसे के बाद, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब कोविड की सूरत हाल थी, साउथ अफ्रीका का आना, पाकिस्तान का वापस न्यूजीलैंड के इतना शिकस्त के बाद पहला मैच जीतना, किस तरह से आप पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया जा रहा था जब न्यूजीलैंड में मैचेस शुरू हुए, वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस जो है हारे। उसके बाद फिर बाबर आजम अनफिट हुए, वहाँ पर वापस से एक टीम ने कम बैक किया है, तो अप्रिशिएट करेंगे। और कॉम्बिनेशन जो है बड़ा अच्छा टीम का बना रहा है, मगर होम एडवांटेज लिया पाकिस्तान टीम ने, क्योंकि हम जब भी दुबई में खेल रहे थे टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे आए जब मिसबाह उल्लाह कैप्टन थे और वही अजहर अली थे, वही यूनुस खान के साथ खेल रहे थे, तो वही चीज़ उन्होंने दोहराई दोबारा। होम सीरीज का बिल्कुल भरपूर फायदा उठाया, एडवांटेज लिया। कराची टेस्ट मैच के करियर में कराची में टेस्ट मैचेस हुआ है और 23 दफ़ा जो है टेस्ट मैच ये जीता है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। और हमें वही टेस्ट मैच देखने को आया एक ज़माने में जब शेन वॉर्न जैसे बॉलर होते थे और जो रफ पैचेज होते थे स्पिन का, उसमें वो मुजाहरा करते थे। उसी तरह से यासिर शाह ने इस टेस्ट मैच में मुजाहरा किया लेग स्पिन बॉलिंग करने का, फ्लिपर बॉल्स की। और नुमान डेब्यूटेंट जो पाकिस्तान के हैं उनको खिलाया गया, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और बैटिंग के साथ इन्होंने बैटिंग भी की, क्योंकि एक पाकिस्तान कप के प्रोडक्ट हैं। पाकिस्तान कप जब हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट हुई तो उसमें ये प्लेयर्स जो हैं खेले गए हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। तो पहली दफ़ा मेरे ख्याल में बोल्ड रहा कि 9 प्लेयरों को उन्होंने चांस भी दिया, उसमें से ये प्रोडक्ट आई और उन्होंने परफॉर्म किया, 5 आउट किए अपने टेस्ट करियर में। अच्छा टेस्ट मैच रहा पाकिस्तान के लिए। सर ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पाकिस्तान ने बड़ा होम एडवांटेज भी हासिल किया ग्राउंड का, लेकिन एक नुमान की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं तो एक अच्छा इजाफा आप समझते हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि यासिर शाह और उसके साथ पैरेलल मुख्तलिफ बॉलर्स आजमाए जाते रहे, लेकिन हमें यासिर शाह जैसी चीज़ नहीं मिल पा रही थी कि एक पैरेलल और टेस्ट के बॉलर। नुमान को आप कहाँ देख रहे हैं कि एक लंबी क्रिकेट खेलने वाले टेस्ट बॉलर के तौर पर नुमान होंगे? जी हाँ, बस इन्होंने इस पल अच्छा किया है। एक टाइम आपको याद होगा कि पेयर जब होम सीरीज का होता था, हमारा पेयर सईद ऑफ स्पिनर होते थे, उनके साथ अब्दुल रहमान होते थे। दुबई सीरीज में स्पोर्ट्स सिटी में उन्होंने टेस्ट मैच जिताया अगेंस्ट इंग्लैंड के।
तो हमेशा जब टेस्ट क्रिकेट होती है लंबी, उसमें लंबा बॉलर तो यासिर जो है शॉट कर रहे थे, लंबे स्पेल कर रहे हैं, मगर उनके साथ स्ट्राइकर पे एक और बॉलर होना चाहिए जो रफ पिचेस का फायदा उठाए, जो कि नुमान ने रफ पिचेस का फायदा उठाया। लेफ्ट हैंड बैट्समैन आए और शॉर्ट लेग पे जो है एक घेरा डाला साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को और अंडर प्रेशर रखा, जिसकी वजह से फ्लिपर्स बॉल भी हुई और लो पिचेस देखने में आई। ये टेस्टमैन का ले रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स इतनी लो पिचेस पे खेलते नहीं है और उसका भरपूर फायदा उठाया बाबर आजम ने। अटैकिंग फील्ड रखी है उन पे, जिसकी वजह से ये प्रेशर डेवलप हुआ साउथ अफ्रीकन टीम पे। अब अगर देखें आप, 20 टेस्ट मैच होगा 4 तारीख से शुरू है, उसमें देखना होगा कि डिफरेंट पिचेस नजर आएंगी, मगर ये टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, स्पेशली फवाद आलम के लिए, जिन्होंने पूरे मैच में इन रहे 109 रन किए, 245 बॉलों ने फेस की और मैच का टर्निंग पॉइंट ही वही था जहां पर फवाद आलम ने अपनी 3rd सेंचुरी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट की और लंबी इनिंग्स जो है उसका मुजाहरा किया। और जिस तरह से यूनुस खान बैटिंग कोच भी हैं, उन्होंने भरपूर उनको मौका दिया है कि जितना आप स्टे करेंगे उस पर उतना फायदा होगा, और वो फायदा अजहर अली और फवाद आलम ने उठाया। अजहर अली ने 51 की पार्टनरशिप की फवाद आलम के साथ और 158 बॉल्स उन्होंने फेस की। ऑलमोस्ट ये दोनों बैट्समैन हैं जिन्होंने फर्स्ट इनिंग का बकायदा अपनी टीम को एक अच्छे मुताबिक तरीके से पेश किया आगे। अच्छा हसन, बिल्कुल आप सही करें, लेकिन ये कि कुछ अभी भी हमारे पास जो प्लेयर्स की खामियों के ऊपर भी बात करते हैं। बेहतरीन कामयाबी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने प्ले किया, लेकिन ओपनिंग में हम पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी हमें वो लगा कि जो स्टार्ट होता है, जो स्टैंड होता है ओपनिंग का, उसमें कमी आपको पहली इनिंग दूसरी इनिंग में भी वहाँ पर कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। नीचे बाबर आजम हैं, अजहर अली हैं, फिर फवाद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ओपनिंग स्टैंड जिसे कहते हैं उसकी आपको भी कमी लगी है? जी हाँ, बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको भी लग रही है कमी, क्योंकि एक टाइम पे बड़े बड़े प्लेयर्स ओपनिंग पार्टनरशिप होती थी पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर 90s में आप देखें, जी हाँ, वो पार्टनरशिप हमें देखने में नजर नहीं आ रही है। शान मसूद जो है वो उनको बहुत ज्यादा चांस देते रहे, मगर वो फ्लॉप हुए न्यूजीलैंड सीरीज में। मगर आबिद अली जो है नए बॉल पे थोड़ा सा फुटवर्क उनका शेकी नजर आ रहा है, और लोग पिचेस बाउंस से जब भी खेलते हैं तो आपको नए बॉल पे जो है आपका फुटवर्क तेज चलाना पड़ता है, जो कि वो नजर नहीं आया आबिद अली की तरफ से। तो आबिद अली जो है वो रफ पिचेस पे थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें 20 टेस्ट मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने थोड़ी फॉर्म से पिच थी, तो वहां पर वो यूटिलाइज हो सके, मगर यहाँ पर फुटवर्क मोमेंट उनकी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम का शिकार हो रही है। बिल्कुल। अब बट की बात करें, एक बट नए प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में खेलते रहे हैं, उनको चांस दिया जा रहा था, मगर उन पर भी डेफिनेटली प्रेशर है, क्योंकि हमेशा जो भी प्लेयर साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड ऐसी सीरीज या प्लेयरों के साथ खेलता है या अगेंस्ट खेलता है, तो डेफिनेटली प्रेशर का शिकार होता है। वो ओपनिंग पार्टनरशिप में बड़ा, लेकिन ये है कि अब बहरहाल ये कुछ चीज़ें जो थी वो कर ली, कुछ बहुत बेहतर थी। हमें ज्वाइन भी किया है इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट कमेंटेटर भी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने। बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब आपके वक्त का। सर, एक तो मुबारक है पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट, दूसरा पाकिस्तान की फतह। मैं भी इब्तदा में कह रहा था कि 7 साल के बाद फतह साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 7 विकटें नुमान ने, 7 ही जो विकटें यासिर शाह ने, और 7 विकटों से ही पाकिस्तान ने फतह हासिल की। ये आपका अंदाज है कि आप इस तरह से चीज़ों को क्रिकेट को देखते हैं, लेकिन आप ये जो फतह है इसको और पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मेंस को कहाँ पर गेज कर रहे हैं सर आज की? देखिए मुदस्सर, सबसे पहली चीज तो ये कि वाकई में पाकिस्तान को इस फतह का क्रेडिट देना चाहिए। नुमान अली ने आज ये प्रूव किया, 34 बरस 111 दिन की उम्र में उन्होंने अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया। पाकिस्तान के चौथे मौमर तरीन क्रिकेटर मीरा बख्श, असलम खोकर और जुल्फिकार बाबर के बाद के जिन्होंने अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया। 7 विकेटें उन्होंने ली, जो इस बात की जानिब इशारा करता है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन जो ज्यादा अरसे तक डोमेस्टिक खेलते हैं, वो उस तजुर्बे की बदौलत जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव कर जाते हैं। बात ये है मुदस्सर कि नसीम जी बड़ी इंपॉर्टेंट जीत थी। हमारे स्पिनर्स का मुकाबला साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों से था। 14 विकेटें हमारे स्पिनर्स ने हासिल की, जिस तरह आपने बताया। 7 खिलाड़ियों को यासिर शाह ने, 7 खिलाड़ियों को नुमान अली ने आउट किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था हमारे स्पिनर्स का। लेकिन ये भी हमारे लिए खुशी के शादियाने बजाने के बजाय मुदस्सिर, ये भी हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, विकेट्स होती है, तो फिर हमारी कारकर्दगी जो है वो जवाल की तरफ गामजन हो जाती है। हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये विकेट नेशनल स्टेडियम की, मैं 4 दिन वहां मौजूद रहा,
ये विकेट जो थी वो उस पे कभी गेंद नीचे आ रही थी, कभी ऊपर जा रही थी, और इस पिच पर जो थी गेंद टर्न भी हो रही थी। तो हमें इसको बनाए। फास्ट बॉलर्स हमारे नाकाम रहे, चाहे शाहीन अफरीदी, चाहे हसन अली हो, चाहे फहीम अशरफ, तो हमारे लिए सब चीजें पॉजिटिव भी हमें लेना। अच्छा, लेकिन एक मिर्जा इकबाल बेग साहब, अभी मैं हसन रजा साहब से भी ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान के में बैटिंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फवाद आलम ने शानदार किस्म की अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को साबित किया। अजहर अली अच्छा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेट हुआ है पहली इनिंग में। बाबर आजम का भी सूरत हाल, लेकिन जो ओपनिंग का असल चीज़ है, ओपनिंग में पाकिस्तान अभी तक लैग कर रहा है। न्यूजीलैंड का पूरा टूर हमने देखा, वहाँ क्या सूरत हाल थी। अब यहाँ दोनों इनिंग्स में हमारे ओपनर, ख़ासतौर पर आबिद अली, जिसे बड़ा कहा जाता है कि बेहतर प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजूहात हो रही हैं? देखिए, ओपनिंग में हमारे लिए मुदस्सर मसला तो हमेशा से रहा है, और हम ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो नहीं पाता हमारे से। हम होने नहीं दे रहे ओपनिंग कॉम्बिनेशन को। तब्दीलियां, मुसलसल तब्दीलियां, खिलाड़ी नाकाम होते हैं, आते हैं। आबिद अली मैं दोबारा से रब्ता करते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से, कुछ डिस्टॉर्शन लाइन में आ रही है। हसन रजा साहब हमारे साथ ही हैं। हसन रजा साहब, एक तो हम बात कर रहे थे कि ये, दूसरा ये है कि पाकिस्तान में अभी जो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बात कर रहे थे, हमारे लिए ट्रैक ऐसा था कि पाकिस्तान के स्पिनर्स दोनों ने काबू कर ली, पूरी की पूरी टीम साउथ अफ्रीकन। लेकिन पाकिस्तान में अब एक्सपेरिमेंट, अब पिंडी की पिच कदरे मुख्तलिफ भी है, लेकिन इसमें हसन रजा साहब, पाकिस्तान जब बाहर जा रहा है तो वहाँ पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर फास्ट पिचेस पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि न्यूजीलैंड का टूर था। तो अब फिर पाकिस्तान को अपने भी पिचेस पर फिर सिर्फ अपनी ही क्रिकेट खेलना है, यानी कि स्लो पिचेस, डेड पिचेस की सूरत हाल। जैसे आज चौथा दिन था, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने जो सूरत हाल पिच की हो गई थी, तो यहाँ भी फास्ट ट्रैक के ऊपर काम नहीं करना चाहिए साथ साथ पैरेलल? देखिए, बहुत सारा स्टाफ है हमारा। अगर कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं, कोविड-19 आया, क्रिकेट स्टॉप हो गई, फिर न्यूजीलैंड अगर हम गए तो ऑलमोस्ट हमारे साथ इजाज अहमद, बैटिंग कोच, मंसूर राना, फिर बहुत सारा स्टाफ है जो पीसीबी के साथ जुड़ा हुआ है तकरीबन 4-5 साल से। और पीसीबी के एम्प्लॉयज लोग जो भी हैं वो 35 से लेकर 40 तक होते हैं, जो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं। बॉलर्स भी होते हैं उसमें, असिस्टेंट कोच भी होते हैं, असिस्टेंट फील्डर भी होते हैं। मगर ओपनिंग पे एक चीज जो है वो एक सवाल निशान है, क्योंकि हमने शान को खिलाया, हमने उसके बाद बहुत सारे ओपनर्स हैं। सनी असलम लेफ्ट आर्म बैट्समैन थे और डिसपॉइंट होकर चले गए, उनको चांस नहीं दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे ओपनिंग बैट्समैन प्लेयर हैं हमारे पास, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंट लेवल लेके आना चाहिए। अगर हम बात करें कि टेक्निक में एक टाइम पे मार्बल की पिचेस आती थी, मार्बल पे रख के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको एनसी अकेडमी में प्रैक्टिस की जाती थी नए बॉल से। नए बॉल खेलना एक आर्ट होता है। अगर ओपनर में बहुत सारे ओपनर आए, पार्टनरशिप में खेलते रहे, अजहर अली और बाबर आजम जैसे हैं, समझ लें अगर बाबर आजम भी ओपनिंग करते थे क्योंकि नंबर 3 उनको खिलाते थे और ओपनिंग हमारी फैल जाती थी। मगर टेक्निक डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान में एडवांटेज हम उठा रहे हैं, मगर हमने अभी साउथ अफ्रीका जाना है, वहाँ जाके खेलना है, हमने वहाँ जाके खेलना है, हमने वहाँ पर भी उसके लिए हमें ओपनर चाहिए। और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो उन ग्राउंड पर मुश्तमिल है जहाँ पर डोमेस्टिक के 11-8 मैचेस होते हैं फर्स्ट क्लास के। उन पिचों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हीं प्रोडक्ट से, उन्हीं डोमेस्टिक से प्लेयर्स आते हैं वो खेलते हैं। अगर हम रामादा की बात करें कि आप रामादा में देखें 200 विकेट्स लिए हैं अपनी टेस्ट क्रिकेट में, और वो रिवर्स स्विंग बॉल कर रहे थे और बॉल की शाइन को छुपा के लेके आए थे, जिसकी वजह से रिजवान को उन्होंने आउट किया स्लिप में और बैट को वो हैंग कर रहे थे। तो थोड़ी सी टेक्निक्स है बैटिंग में पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में उस पे काम करें। पाकिस्तान के बैटिंग कोच भी यूनुस खान जैसे हैं, तो यकीनी तौर पर इस पे काम हो तो बहुत बेहतर नताइज। बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब, हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मिर्जा इकबाल बेग साहब क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।